हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCHCT 131 एंड यूनिट नंबर 3। इस यूनिट का फर्स्ट हाफ पार्ट जो था हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, जिसमें हमने वेव फंक्शन और वेव फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। उसके रिगार्डिंग जितनी भी डेरिवेशंस थी और उसके रिगार्डिंग हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन के लिए हमने डेरिवेशन सॉल्व करी थी और इसी के साथ हमने वो वीडियो खत्म करी थी। लेकिन इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं द वेव फंक्शन विद सिग्निफिकेंस। जो वेव फंक्शन हमने स्टडी किया है उसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, साई एंड साई स्क्वायर। सबसे पहले हम साई के बारे में देखते हैं। जो साई है एक्चुअली मैथमेटिकली इट इज द एम्पलीट्यूड फंक्शन। किसी भी वेव के लिए एम्पलीट्यूड तो हमें पता है कि कितनी वेव का जो हाइट है या फिर डेप्थ है, इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ द वेव इज नोन एज साई। मतलब जो साई फंक्शन है इट इज रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। जैसे हम लिखते हैं ना, साई ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स, तो साई इज द वेव फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स इज द मैक्सिमम हाइट और डेप्थ, तो वो एक्स जो है इट इज द एम्पलीट्यूड। इट मीन्स द वेव फंक्शन इज रिगार्डेड एज एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ द वेव। तो जो वेव फंक्शन है इसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। किसी जो स्पेस में कोई रीजन ऐसा होता है जिसमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, किसी और रीजन पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और जो वेव फंक्शंस हैं दे हैव सम सेम फेज। जो वेव फंक्शंस, जो अगर सपोज कीजिए दो वेव फंक्शंस हैं उनका फेज सेम है तो वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है वो है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। किस वेव फंक्शन को वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज साई मस्ट बी फाइनाइट। जो साई वैल्यू है इट मस्ट बी फिनाइट। इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। इसकी एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए एक कंडीशन में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। और साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और एक कंडीशन में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। इन कंडीशंस को हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर नंबर ए, इसमें देखिए दोनों जो कर्व्स आपको दिख रही हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। और आपको पता ही अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो किसी भी पॉइंट पे जाके मीट नहीं करेंगे। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, अप टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये फाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये फाइनाइट नहीं है तो इसको हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर नंबर बी में। यहाँ पे जो देखिए इस वेव फंक्शन के लिए यहाँ देखिए एक वैल्यू है पी पॉइंट पे, दूसरी वैल्यू इसी वेव फंक्शन के लिए है क्यू, तीसरी वैल्यू है आर। एक ही वेव फंक्शन के लिए ए पी क्यू आर तीन वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, इट इज अ मैनी वैल्यूड एंड दिस इज नॉट वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दो वेव फंक्शन दिखाए गए दीज आर इन डिस्क्रीट फॉर्म्स। इट मीन्स दे आर नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट वेल बिहेव्ड। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो वेव फंक्शन है इसके लिए एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है और ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक खत्म हो जाएगी। ये फिनाइट भी है और ये कंटिन्यूसली एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है दूसरे पॉइंट तक खत्म। ये डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो वेल बिहेव वेव फंक्शन के लिए हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। ये तो था सिग्निफिकेंस ऑफ साई। लेकिन सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, इसका मतलब साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साई इंटू साई। अब हमने देखा था कि जो साई है इट इज द एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ द वेव। लेकिन अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ द वेव। दिस इज साई स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी। अब ये जो एम्पलीट्यूड का अगर स्क्वायर कर दें तो उससे हमें क्या मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। एंड दिस वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन गिवन रीजन ऑफ स्पेस। कि किसी पर्टिकुलर स्पेस में, एक रीजन में, कोई भी पर्टिकुलर रीजन जहां पे हम ये देख सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को, कितनी कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करता है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इट इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, सो साई मस्ट बी मल्टीप्लाई विद
एनी कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी लॉग को पढ़ते हैं तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं, तो उसे हटा के हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल बोला है, इक्वल नहीं बोला है। अगर प्रोपोर्शनल बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। क्योंकि साई वेव फंक्शन इज प्रोपोर्शनल, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई एन वैल्यू लगा देते हैं, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। अगर इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि साई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर साई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। When electron is confined to a particular region, तो इसको हम पर्टिकुलर रीजन, एक पूरे रीजन का हम कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं, हम किसी छोटी वैल्यू के लिए फाइंड कर लेते हैं फॉर स्मॉल सरफेस, तो उसका हम इंटीग्रेशन करके टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी टॉ है, इट इज अ स्मॉल region and the probability of locating electron in this region obtained by integration। क्योंकि अगर हमें probability निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, तो इसके लिए हमें इंटेग्रेशन करना होगा, और इस इंटेग्रेशन की जो वैल्यू आएगी इट मस्ट बी यूनिटी। तो यहाँ पे n जो वैल्यू है इट इज अ कांस्टेंट, तो साई स्क्वायर इसका जो इंटेग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 1। एंड ये जो वैल्यू है, दिस इक्वेशन इंडिकेट्स द सर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब सर्टेन वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी का मतलब नहीं होगा, और यहाँ पे इट इंडिकेट सर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन गिवन रीजन। और एन वैल्यू जो है इस कांस्टेंट को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू एन है ये बताती है, ये इंश्योर करती है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज जस्ट इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर हमें साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस बहुत बार पेपर में आया है, और आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना है मैथमेटिकली, अगर वेल बिहेव्ड फंक्शन का भी जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो हमने तीनों टॉपिक्स छोटे छोटे डिस्कस किए हैं वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं साई स्टार। जिसे अभी तक मैंने इसको साई स्टार बोल रही हूँ, मैं आगे अगर आपको बताऊंगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या नोटेशन है। दिस वैल्यू, ये हम इसके बारे में, हम इस कंसेप्ट के बारे में क्यों पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि जो साई वैल्यू, अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू निकलता है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। क्यों? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एनी पार्टिकल हैज टू बी रियल क्वांटिटी, सो एन वैल्यू। इसका मतलब कि हमें ये चाहिए कि जो न्यूमेरिकली कोई वैल्यू है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो कि पर्टिकुलर पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है इन स्पेस, तो हमें साई जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो साई वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है, तो ये प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है। देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर साई स्क्वायर, इस साई को मैं साई इंटू साई लिख दे रही हूँ। इट डज नॉट यील्ड रियल वैल्यूज, इससे हमें रियल वैल्यूज नहीं मिलती। ये प्रॉब्लम कई बार अराइज होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नया फंक्शन लगा देते हैं साई स्टार। इस साई स्टार को बोलते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई वेव फंक्शन। मतलब इस साई स्टार को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इस केसेस में क्या करते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साई एज इट इज रहेगा, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है वो हम साई फंक्शन के लेने के बजाय उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। ऐसा करने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, देखिए हम इसको समझते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग। कैसे? क्योंकि हमें पता है जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हमें क्या होता है, जो साई फंक्शन है उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो अगर उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। इसीलिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा। तो इसका जो इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए कि जो वेव फंक्शन है साई, इट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयोटा एक्स, और अगर हम इसको साई इंटू साई पढ़ते हैं, साई इंटू साई, तो इस टाइम देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयोटा एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयोटा एक्स विच इज सेम बेस एंड पावर्स ऐड हो रही है। यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसमें आयोटा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू आएगी। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। लेकिन अगर हम इस साई वेव फंक्शन, उन दोनों में से किसी एक वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें बजाय कि हम साई वैल्यू लें, तो उससे क्या होगा, साई
वैल्यू क्या थी ई आयोटा एक्स, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स। बेस सेम, पावर ऐड करोगे ई पावर 0, एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज द रियल क्वांटिटी। इससे क्या हो जाती है प्रॉब्लम, ये जो अराइज होती है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। और हम पढ़ रहे थे एक्चुअली पोस्टुलेट्स ऑफ वेव फंक्शंस। तो हमने 3 पोस्टुलेट लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, आज हम करेंगे 4th पोस्टुलेट। इट इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन। इसीलिए हमने सबसे पहले ये स्टडी किया कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। इफ अ सिस्टम इज इन अ स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi, then average value of the observable corresponding to a operator, a cap, a is an operator। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी सिस्टम में कोई स्टेट है, उसमें नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अगर बहुत सारे हैं, तो अगर उसका हम एवरेज वैल्यू लेना चाहें तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। a इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका इंटेग्रेशन कर सकते हैं साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन इनटू ए ऑपरेटर साई डी टॉ। हमने श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पढ़ी थी। इन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन विद हैमिल्टोनियन एंड वेव फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम ऑल्सो, सच एन इक्वेशन गिवन बिलो। मतलब जो हमने टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकाली थी वो इस तरह से थी। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, इन दोनों के लिए हमें इसे मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि कॉम्प्लेक्स जो वैल्यू आती है उसका जो सोल्यूशन निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम इसकी जगह साई स्टार वैल्यू यूज करते हैं। Postulate number 5, the wave function psi or any state function of a system, it evolves in time according to time dependent Schrödinger equation, जो हमने ऊपर पढ़ी है वही है postulate number 5। अब बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में कि जो श्रोडिंजर इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो सकता है। क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी भी सिस्टम के लिए H जिसको हम डिनोट करते हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पे एनर्जी वैल्यूज के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज सॉल्व फॉर द सिस्टम, its solution gives many wave functions. These solutions are called eigenfunctions and the energy values are known as आइगन वैल्यूज। एंड आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जो सोल्यूशन है उसमें वेव फंक्शन रहता है और उस वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन बोलते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वैल्यूज होंगी उसको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स सभी जो रिगार्डिंग द सिस्टम इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इट कंटेन्ड इन इट्स वेव फंक्शन साई, एंड बाय दिस वैल्यू हम डायनामिक वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी। हमने देख लिया एच साई इज इक्वल टू ई साई जो इक्वेशन थी उसको यूज करके एनर्जी फाइंड कर सकते हैं ऑफ एनी पार्टिकल। एक छोटी सी डेरिवेशन है एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। एनर्जी स्टेट हमने श्रोडिंजर इक्वेशन में पढ़ी है हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी वैल्यू है इसमें देखिए माइनस जेड स्क्वायर ई फॉर म्यू 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये जो म्यू वैल्यू है इट इज रिड्यूस्ड मास। ये जो रिड्यूस्ड मास है अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पे हम न्यूक्लियस का जो मास है अगर हम रिड्यूस्ड मास के कंपैरेटिव देखें वो मास बहुत ज्यादा है। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू म्यू वैल्यू, इसलिए हम इस म्यू वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं बाय एनी मास वैल्यू दैट विच इज डिनोटेड बाय एम। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन निकलेगी दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। So this equation is just identical for the expression obtained from Bohr's theory. Bohr's theory के अकॉर्डिंग जो हमने एनर्जी वैल्यूज फाइंड करी थी वो भी सेम ऐसे ही आ रही थी। क्योंकि हमें ये पता है कि इसमें कोई भी क्वांटम नंबर जैसे कि L क्वांटम नंबर, ML क्वांटम नंबर नहीं है, तो हम इन लेवल्स को क्या बोल सकते हैं डीजनरेट लेवल्स, डीजनरेट बोल सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे n स्क्वायर है, n स्क्वायर क्या देता है किसी भी n एनर्जी लेवल की डीजनरेसी बताता है। क्योंकि अगर हमें डीजनरेसी क्या होती है वो अगर ऑर्बिटल्स जो होते हैं अगर किसी भी सपोज कीजिए पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम होती है, इसीलिए हम उन ऑर्बिटल्स को तीनों ऑर्बिटल्स को डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई स्क्वायर है, डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स ये तीनों
एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे इनकी एनर्जी सेम है, जिससे हम इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इसी डीजेनरेसी को अगर हमें मैथमेटिकली फाइंड करना है तो इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। सपोज कीजिए हमारे पास n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। इसके लिए अगर डीजेनरेसी फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे हम, n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर 1s लेवल। अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो उसके लिए डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, कौन सी स्टेट हो जाएगी, 2s। एक तो 2s हो जाएगी, बाकी 3 क्या होंगे, क्योंकि टोटल 4 है, एक तो 2s हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी बाकी 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स। उसके बाद n3 इज इक्वल टू n स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे टोटल 9 डीजेनरेट स्टेट्स हैं। कौन से, एक तो 3s हो गया, 3 p ऑर्बिटल्स हो गए और 5 क्या हो गए, d ऑर्बिटल्स, 1 3 4 एंड यहाँ पे 5 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए। एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ साई स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं। साई स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ द वेव एंड इट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये वैल्यू हम ये जो एक्सप्लेनेशन है हम डिस्कस कर चुके हैं, वही आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल डीजेनरेसी फाइंड करनी है फॉर फर्स्ट 3 एनर्जी लेवल्स फॉर हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, n इज इक्वल टू 1। तो डीजेनरेसी कैसे फाइंड करनी होती है, n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल। और फॉर n इज इक्वल टू 2 देयर इज 4, n इज इक्वल टू 3, n स्क्वायर इज 9। तो डीजेनरेसी कौन सी आ गई, 1 4 9 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो इसी के साथ हमने यूनिट नंबर 3 जो था हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ लेकिन एक स्टूडेंट का क्वेरी था कि अगर आपने बताया था कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो उसको सपोर्ट कैसे करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ कैसे वो सपोर्ट करता था। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस तो उसके साथ वो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट हो जाता है। और ये बताया क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर हम डिस्कस करते हैं उसमें, तो ये हमें पता होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी वो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। और एक्सेलरेटेड मोशन में होने की वजह से वो एनर्जी रेडिएट करता है, उसमें रेडिएशन होती है। वो रेडिएशन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और इसका मतलब वो एनर्जी को रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब है कि एनर्जी लूज हो जाती है। लेकिन अगर यही थ्योरी, यही कंसेप्ट हम एटॉमिक मॉडल पे लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसकी एनर्जी भी लूज होनी चाहिए। अगर ऐसा है, एनर्जी तो लूज होनी चाहिए। अगर एनर्जी लूज हो रही है तो जो एनर्जी लूज हो रही है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में जो है मूव करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो एनर्जी इतनी कम होती जाएगी कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, वो जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है। इतना डिक्रीज हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आ जाता है, सर्कुलर मोशन में मूव करते करते स्पाइरल फॉर्म में, और इतना करीब आ जाता है। आपको पता है जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और न्यूक्लियस के पास नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि वो पास आ गए हैं तो उनमें इंटरेक्शन होगी। वो इंटरेक्शन होगी बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में ही फॉल कर जाएगा। तो इसका मतलब है अगर ऐसा है, ऐसी थ्योरी अगर है तो इसके अकॉर्डिंग तो एटम को तो हम देख ही नहीं पाएंगे। एटम तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक तो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। बोहर एटॉमिक मॉडल ने इसके रिगार्डिंग एक पोस्टुलेट दिया जिसमें उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, लेकिन वो जो मूव करेगा उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू होगी। पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू के साथ वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और उस एनर्जी वैल्यूज को बोलते हैं ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू फॉर एनर्जी होगी।
और ये ऐसा नहीं है कि जो जितने भी सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। जिस एनर्जी की वैल्यू जिस ऑर्बिट के साथ रिलेट करती है वो उसी ऑर्बिट में होगा, और जिसकी वजह से हाँ उसमें भी ऐसा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है कि एक्सेलरेटेड मोशन तो होगी, लेकिन वो एनर्जी जो होगी वो पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू होगी सभी ऑर्बिट्स में। अगर जो 1s ऑर्बिट जो फर्स्ट ऑर्बिट है सपोज कीजिए, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी एज कंपेयर टू सेकेंड एनर्जी वैल्यू, तो सेकेंड एनर्जी के साथ अगर रिलेट करें थर्ड ऑर्बिट के साथ तो उनकी एनर्जी कुछ और होगी एज कंपेयर टू 2s ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उन सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी सेम नहीं होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पाइरल मोशन में आते आते वो न्यूक्लियस में समाएगा नहीं, जिसकी वजह से हम आज एटम्स की स्टडी कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो इन फेस आउट ऑफ फेस हम डिस्कस करते हैं फॉर द वेव, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंड ऑर्बिट हो तो उसके लिए हम इन फेस आउट ऑफ फेस कैसे फाइंड करते हैं। हमने ये तो स्टडी कर लिया है कि जो डेफिनेशन क्या है इन फेस आउट ऑफ फेस के लिए, जो अगर हमें सेकंड ऑर्बिट के लिए या थर्ड या फिफ्थ ऑर्बिट के लिए किसी भी ऑर्बिट के लिए फाइंड करना हो तो हमें ये पता है कि एक NH is equals to 2 pi which is equals to mvr. This is angular momentum. ये बताया गया था कि angular momentum is multiple of h by 2 pi, जिसमें n वैल्यू चेंज होती जाती है। इसके रिगार्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप n वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, और इसकी वैल्यू अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो वो इन फेस होगा, अगर वो कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर पाता है तो इसका मतलब वो आउट ऑफ फेस होगा। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं और ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि इन फेस आउट ऑफ फेस में, अगर हमने लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने ग्राफिकली समझाया था कि इन फेस और आउट ऑफ फेस में हम अगर कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनके क्रेस्ट को क्रेस्ट के साथ मैच करके और ट्रफ को ट्रफ के साथ मैच करके उसका फेस डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकली हम इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, और जितनी अगर ये फुलफिल होती है कंडीशन, इसमें एप्लीकेबल होता है, वही अलाउड ऑर्बिट बोले जाएंगे और उसी को इन फेस ऑर्बिट बोला जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो इसका मतलब है कि ये आउट ऑफ फेस हो जाएगा। तो इसके साथ हम मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, और जल्दी बाकी नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद चैनल। थैंक यू।